Hello class. Today in this class I am going to teach you your book Beehive's poem A Legend of the Northland, which was written by the uh, Fob Carey. Okay, first of all the main uh, topic of this poem, uh, about the poetess, introduction of the poem, and then in this poem there are total uh, 16 stanza, or today in this class I am going to explain you only 8 stanzas. Okay, start with our first point about the poetess. Fob Carey was born on 4th September 1824. She was an American poetess and the younger sister of poetess Alice Carey. The sisters co-published poem in 1849, and then each went to publish volume of their own. After their death in 1871, joint anthologies of the sisters अनपब्लिश्ड पोएम्स वर ऑल्सो कंपाइल्ड. मीन्स ये जो पोएम है ये पोएम फॉब कैरी के द्वारा लिखी गई है, जो कि जिनका जो जन्म था वो 4 सितंबर 1824 को हुआ, और वो एक अमेरिकन पोइटेस थी, और साथ ही में उनकी जो एक सिस्टर थी एलिस कैरी, वो भी पोइटेस थी. और दोनों बहनें 1849 तक इन लोग दोनों बहनें अपना इनकी पोएम पब्लिश्ड होती थी. उसके बाद दोनों का सेपरेट वॉल्यूम निकलने लगा, और आफ्टर द डेथ ऑफ द बोथ सिस्टर्स इन 1871, और जब 1871 में दोनों सिस्टर्स की डेथ हुई उसके बाद से इनकी जो अनपब्लिश्ड पोएम थी उनको पब्लिश किया गया. Okay, now the introduction of the poem. What we are going to study in this poem. Okay, A Legend of the Northland is a ballad. And then question arises, what is ballad? A ballad is a poem narrating a story in short stanza. Ballad is such kind of poem which tells us a story in short stanza, and in the poem all the stanzas comprise for 4 lines. In total there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas will tell us a story. Ballad are a part of folk culture or popular culture, and are passed on orally from one generation to the next. This story is this story is of the Northland area, the area which is near the North Pole. This exact place is not specified, but Northland means the area in the northernmost part of the earth near the North Pole. Legend means a historical story on which is very old and has been passed ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मीन्स सबसे पहले मैं आपको पोएम के बारे में बता दूं कि ये जो पोएम है आपकी द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक तरह का बैलेड है. अब आप पूछोगे कि बैलेड क्या होता है, तो बैलेड एक तरह का जो इसका जो बैलेड इस तरह से लिखा जाता है कि छोटी सी स्टोरी के रूप में इसको लिखा जाता है, कई स्टेंजा के अंदर लिखा जाता है. और ये एक तरह से ये बैलेड के अंदर हमको कोई ना कोई कहानी बताई जाती है, और वो जो हर एक स्टेंजा होते हैं वो 4-4 लाइन के स्टेंजा होते हैं. और ये वाले जो पोएम है इसके अंदर टोटल 16 स्टेंजा हैं, और जो 16 स्टेंजा है वो 4-4 लाइन के हैं, और ये सारे जो स्टेंजा मिलके हमको एक कहानी सुनाते हैं. और ये जो बैलेड है ये एक तरह का फोक स्टोरी होती है, या कल्चरल कोई स्टोरी होती है, और ये जनरेशन टू जनरेशन चली आती है. मतलब एक कोई बुजुर्ग सुनाएगा, फिर अगली पीढ़ी उसको सुनाएगी, फिर नेक्स्ट आने वाली जनरेशन उसको, मतलब ये फोक स्टोरीज़ हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है. देन इसके बाद ये जो दिस स्टोरी के अंदर नॉर्थलैंड एरिया का वर्णन किया गया है, और जो कि नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है. एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी जो नॉर्दर्न पार्ट के जो अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो वहाँ के एरिया की ये पोएम है. और लीजेंड जो होता है वो लीजेंड का मतलब होता है हिस्टोरिकल कहानियाँ, जिसके अंदर बहुत पुरानी कहानियाँ होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन में पास होती हैं. तो आपको समझ में आ गया कि ये जो पोएम है वो फॉब कैरी के द्वारा लिखी गई है, वो एक अमेरिकन पोएटेस है. और उसके बाद मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो पोएम है एक तरह से बैलेड है जिसके अंदर 16 स्टेंजा है, और हर एक स्टेंजा 4 लाइन्स का है. और ये जो बैलेड है इसके अंदर छोटे छोटे स्टेंजास के अंदर एक कहानी बनती है, और वो जो कहानी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन चली आती है. फिर नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया कि नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के पास वाली जगह है, और पर्टिकुलर किसी स्पेस का ये पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम नहीं लिया गया है. और लीजेंड का मतलब होता है हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज. तो ये आप इस पोएम के अंदर आप
ये पढ़ने जा रहे हैं। नाउ इन दिस क्लास आई एम एक्सप्लेन यू टोटल 8 स्टेंजा. लेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्टेंजा. In the region around the North Pole, the duration of the day is very less because its position is such that the sun's rays reach for a very less time. When this area is experiencing winter season, the duration of night is very long and the day time hours are very less. The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep. Cannot sleep them too if they go to bed, take a few hours of sleep and then they wake up, it is still night time. He wants to emphasize on the fact that the duration of the night is very long. यानी फर्स्ट के जो आपकी 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो नॉर्थ पोल का जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है कि जो डे होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो रातें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और सर्दियों का मौसम वहाँ पर रहता है, इस वजह से जो रात को काफ़ी लंबा बताया गया है और दिन वहाँ बहुत छोटे होते हैं. और साथ में ये भी बताया गया है कि और इतने लंबी रात होती है कि लोग बाग जब सोते हैं तो सोने के बाद वो अपनी नींद पूरी हो जाती है, वो तुरंत उठ भी जाते हैं और वो जिस समय उठते हैं उस समय भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि रात है. मतलब ओवरऑल वो कहना ये चाहता है कि नॉर्थ पोल का जो हम नॉर्थ पोल की जो हम स्टोरी ये जो पढ़ रहे हैं, ये बैलेड जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर रातें बड़ी हैं वहाँ के जगह की और दिन बहुत छोटे होते हैं. और सीज़न कौन सा होता है? विंटर सीज़न होता है. ओके, कम टू द सेकेंड स्टेंजा. The Northland region experiences a sub-cold condition. It is a snowy area. The reindeer is an animal which is found in this polar region. People tie the reindeers to sledge and then the reindeers pull the sledge. He adds the children look like young ones of a bear because they wear furry looking clothes made of fur which is like the furry skin of a bear. Means सेकेंड स्टेंजा के अंदर ये जो बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि नॉर्थलैंड एरिया बहुत बर्फीली जगह है, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर और वहाँ पर जो मेन एनिमल जो वो लोग रखते हैं अपने साथ वो रखते हैं रेंडियर. और वो रेंडियर को क्या करते हैं, उनकी स्लेज जो गाड़ी होती है बर्फ़ में जो गाड़ी चलती है वो स्लेज को खींचने के वो काम में उसको लेते हैं. और उसके बाद वहाँ के छोटे छोटे बच्चों का वर्णन किया गया है कि जो बच्चे हैं वहाँ के ऐसे लगते हैं जैसे जो बियर होता है भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं. अब उसने उनको उससे कंपेयर क्यों किया गया? क्योंकि वो जो गर्म कपड़े पहनते हैं वो फरी होते हैं, वो एनिमल स्किन के बने होते हैं. तो जब वो बच्चे उन कपड़ों को पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब भालू का बच्चा है. Now come to the stanza third. The elder of the Northland region tell a strange and interesting story to the young generation. The poet says that he doesn't think that the story is true, but if he tells the story to the readers, maybe the readers could learn a lesson from it. The story gives an important message. अब थर्ड स्टेंजा के अंदर ये बताया गया कि जो पोइट मतलब बताता है कि नॉर्थलैंड एरिया के लोग एक बड़ी अजीब सी और इंटरेस्टिंग कहानी अपने जनरेशन को सुनाते हैं. वो उसका ये भी मानना है कि हो सकता है ये कहानी ठीक नहीं हो, सही नहीं हो, झूठी कहानी हो, लेकिन फिर भी ये जो कहानी है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है. Then come to the stanza 4. The story is about Saint Peter when he used to live in the world and went around giving religious lecture to the people just like all saints. Then an incident happened. फोर्थ स्टेंजा के अंदर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं, ये बताया गया कि ये जो कहानी इसके अंदर है बैलेट के अंदर, वो एक सेंट थे, एक साधु थे पीटर, उनकी है. और वो उस समय अपनी धार्मिक उपदेश देने के लिए वो बाहर निकले हुए थे. उसी समय उनके साथ एक घटना होती है. क्या घटना होती है, अब आगे बढ़ते हैं हम. When Saint Peter was moving around the world giving religious lecture to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. अब होता क्या है कि सेंट पीटर जब पूरा वर्ल्ड अराउंड करके जब वो लेक्चर देके वो जब निकलते हैं तो वो एक झोपड़ी के पास आते हैं. वहाँ पर एक जो वुमन है वो केक जो होता है उसको बेक करती रहती है. वहाँ जो क्या बोलते हैं फायर प्लेस, जहाँ आग जली होती है उसके अंदर वो अपना केक को बेक कर रही होती है. देन कम टू द स्टेंजा 6. द सेंट पीटर हैड नॉट ईटन एनीथिंग टू एंटायर डे. ही वॉज वेरी हंग्री एंड फीलिंग वीक, so he went to this woman who was baking cakes and he asked for one cake out of the many cakes that she had baked.
अब होता ये है कि क्योंकि वो दिन भर से घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था और उनको बहुत भूख लग रही थी। भूख लगने के कारण वो उसके पास जाते हैं और उनको लगता है कि मैं इससे खाने के लिए कुछ केक मांगूं, तो वो शायद उससे केक मांगते हैं खाने के लिए। देन come to the stanza 7. The woman was selfish. She did not give cake from her store. Instead, she started making a very small cake for Saint Peter. She did not want to share her things, but when she put the cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to be given to someone. अब होता क्या है कि जब वो सेंट पीटर जब उससे केक मांगते हैं तो वो पहली बात तो वो किसी को कुछ देना नहीं चाहती। उसको नहीं लगता था कि वो अपना कोई चीज़ किसी को दे, तो वो क्या करती है, उनको देने के लिए एक छोटा सा केक बनाती है। और जब वो उस छोटे से केक को बेक करती है तब भी उसके दिमाग में ये थॉट चलता रहता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए, वो तो उतना भी नहीं देना चाहती। Now, come to the last stanza of today's class, stanza 8. The little miser woman thought that the cake was too big to be given away. So she started making another small cake. When she looked at the cake, she again felt that it was as big as the previous one. Again, she was not ready to give their smaller cake to the Saint Peter. अब क्या होता है कि जब वो छोटे से केक को बेक कर दी और जब वो बेक हो जाता है तो उसको लगता है नहीं, ये केक भी बड़ा है, तो वो क्या करती है, दूसरा केक बनाती है और दूसरा केक बनाती है, उस कोशिश करती है कि वो जो उसने बनाया है उससे थोड़ा छोटा केक बने। और वो और छोटा केक बनाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती और उसको लगता है कि नहीं, सेंट पीटर को देने के लिए ये केक भी बड़ा है। सो व्हाट हैपन इन द स्टोरी नेक्स्ट, कि कहानी के अंदर क्या होता है, सेंट पीटर को वो केक देती है कि नहीं देती है, ये हम वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर next class. So try to read this poem, and if you have any doubt in the explanation of any stanzas, you can ask me. Till then, goodbye.